ओके, मेरी आवाज आ रही है? कैमरा ऑन। सभी कैमरा ऑन करो अगर मेरी आवाज आ रही है तो। ऑल ऑफ यू। रोल नंबर 34, 16 to 18, 14 जो भी है। तो एक्चुअली अरे कैमरा ऑन करो ना, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम क्यों सोए बैठे हो? सो रहे थे बीच में? आशिक, तुमने मास्क क्यों लगाया है? तुम घर में हो ना? कह रहे थे सब? बीमार हूँ मैं सर। बुखार यस उखार है? सर। कुछ कोरोना के सिम्टम है? हाँ, सब पॉजिटिव है इसीलिए। पॉजिटिव हो गए? हाँ, यस सर, सर अभी टेस्ट किया, नेगेटिव आया कल। कल नेगेटिव आया? यस सर। चलो अच्छी बात है, नेगेटिव आया। एक्चुअली मैं भी पॉजिटिव हूँ। अभी भी सर? नहीं अभी नहीं, मतलब आज से 1 महीने पहले। तो कैमरा ऑन करो। पता है। तो मैं एक्चुअली कह रहा था, जब मैं कुछ कह रहा हूँ और तुम्हें ना पता हो तो तुम मुझे बताया करो, तुम्हें नहीं पता है। उसी से तुम सीखते हो ना। सीखने का और कोई तरीका है नहीं। कैमरा ऑन करो सभी। तो जब मैं ये कह रहा था टर्नरी बाइनरी एक्सपेंशन और मैं उसको यूज भी कर रहा था, तो तुम्हें इसके बारे में पूछना चाहिए। कैंटर सेट पढ़ा है ना? कैंटर सेट, यस और नो? पढ़ा है लेकिन एक्सपेंशन नहीं पढ़ा है फिर उसका, जो आप बोल रहे हैं। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर। गुड। अब आ रही है आवाज? रोल नंबर 33। यस सर, यस सर। ओके। तो what I was talking about, I was talking about these binary, ternary expansions. तो आइडिया ये है, जैसा कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम क्या कर सकते हैं। हम अगर 0-1 इंटरवल लें जिसमें सारे ये फ्रैक्शंस रहते हैं, मतलब बेसिक फ्रैक्शंस 1, 1/2, 1/million, अदर फ्रैक्शंस आर जस्ट मल्टीपल्स ऑफ दोस फ्रैक्शंस बेसिकली। नहीं, दूसरे भी हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, सपोज यू गॉट 7.3 और 7.5, सो ये जो फ्रैक्शनल पॉइंट है दैट वुड लाई ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, वो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर है। नाउ the idea is I can write a fraction something into 1/10 plus something into 100th into something into 1,000
You can write it as A1 divided by 10 plus A2 divided by 100 plus A3 divided by, तुम कोई भी ले लो, you can always do that. So you can always do that, where A1, A2, A3 can be either 0, 1, 2 up to n. But you can also, this is called decimal expansion. You can also write them as A1 divided by 2 plus A2 divided by 2 square plus, actually I should also start by A0, हाँ यहाँ पर भी आना चाहिए, A0 divided by, वैसे वो है नहीं relevant because I am inside 0, 1, but usually हम A0 भी लिखते हैं divided by 10 raised to power 0, यानी वो नंबर, but that's not important क्योंकि हम यहाँ आ रहे हैं less than 10 पे. इसी तरह से मैं लिखता हूँ A3 to Q plus so on, ये भी लिखा जा सकता है where AIs जो है they are either 0 and 1. This is called binary expansion. इसी तरह से अगर मैं लूं, राइट, ओके, अगर मैं लूं इसी तरह से ternary expansion, so that would be A1 divided by 3 plus A2 divided by 3 square plus A3 divided by 3 cubes plus, so ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं ternary expansion. इसमें जो ये ऊपर numbers होंगे they can be either 0, 1 and 2. इसी तरह से fourth idea ये है कि अगर कोई नंबर यहाँ पे है, I break it into 10 parts, say 0, 1 by 10, then 1 by 10 to 1 by 2 by 10. इस तरह से कितने हिस्से होंगे? 10 हिस्से होंगे. And last one would be 9 by 10 to 1. अगर कोई नंबर यहाँ बिलोंग करता है तो इनको हम लेबल करते हैं, क्योंकि ये 10 है, पहले का नंबर 0, दूसरे को लेबल किया 1 से, you get up to 9. ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, it's like writing a number, जैसे यहाँ पर है, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ इसको हम लिख सकते हैं A1, A2, सॉरी 0.A1, A2 जो हम लिखते हैं ना, मतलब वो इसका मतलब यही है, because this is A1 divided by 10 plus A2 divided by 100 plus A3 divided by, of course this converges because this is a geometric series. Okay, so ये है मतलब इसको ऐसे लिखने का. तो हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर ऐसा है, अब हमने इसको किया लेबल एज 10 हिस्सों में किया डिवाइड, फिर इनमें से किसी न किसी में वो होगा. सपोज वो पहले में है तो हम इसको लिखते हैं 0.0, पहला आएगा इसका 0 अगर वो इसमें है, ठीक है ना, लेबल में, अगर वो 1/10 के रेंज में आता है. अब अगर वो है उसके बाद, अब फिर हम इसके 10 हिस्से करते हैं, देखते हैं किस वाले हिस्से में, मान लो वो पहले वाले हिस्से में है तो 0.1, मतलब ये तुम चेक कर सकते हो. तो इस तरह से हम इसकी एक डेसिमल एक्सपेंशन क्रिएट करते हैं. यानी सपोज वो यहाँ पर है तो इसका मतलब वो 1/10 से छोटा है. 1/10 से छोटा का मतलब यहाँ 0 आना चाहिए, वो 1/10 से छोटा है ना, बिकॉज ऑल दीज नंबर्स जहाँ इधर 0 होगा वो 1/10 से छोटे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एट मोस्ट ये होगा 9/100 जब ना यहाँ मैं कुछ करूंगा. सो यानी 1/10 से छोटे ही होंगे, और 10/100 होता है 1/10, यानी जो यहाँ होगा वो 1/10 से छोटा होगा तो यहाँ 0 आना चाहिए. इसी तरह से फिर हम देखते रहेंगे वो किधर है, किस वाले में गिरता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ 0 to 1, 0 to 9 नंबर्स लगाएंगे. इसी तरह से टर्नरी एक्सपेंशन में हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, 0, 1/3, then 1/3, 2/3, then of course 2/3, 1. तो इसको 3 हिस्सों में लाया ना हमने, कोई नंबर अगर 0 to 1 में है तो अब देखो क्या होगा, इसको हम लेबल करते हैं 0, इसको 1 और 2. अब अगर वो इसमें बिलोंग करता है यहाँ पे तो हमें आएगा 0.1 इसका टर्नरी एक्सपेंशन, और अगर यहाँ आएगा तो पहले 2 आएगा, फिर हम इसको और 3 हिस्सों में बांटेंगे और 3 हिस्सों में बांटेंगे, तो इवेंचुअली यू विल गेट एस 1, 2, 0, 1, 2, कुछ ऐसा इसका आएगा
जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसका एक टर्नरी एक्सपेंशन आएगा बाय splitting into 3, then more 3, then more 3. Splitting it into 10 would make it 0.1579, कुछ भी हो सकता है, लेकिन splitting into 3 ऐसे होगा, टर्नरी एक्सपेंशन इस टाइप की होगी। अब तुम्हें याद है जब हम कैंटर सेट बनाते हैं, ये मिडिल वाला थर्ड तो हम हर जगह गायब कर देते हैं, तो मिडिल वाला थर्ड जब होता है तभी यहाँ 1 आता है उसके एक्सपेंशन। इसका प्रूफ ये तो मैं आइडिया दे रहा हूँ क्यों ऐसा होगा। तो अगर कैंटर सेट होगा तो उसमें चूंकि ये मिडिल वाला इट्स अ पार्ट ऑफ कैंटर सेट इज कंटेन्ड इन 0 1, अब 1 की तो बात ही नहीं है, तो बिकॉज 1, और दूसरी बात ये एक्सपेंशन की ये है, जैसे अगर मुझे लिखना है 0.099999, इट रिप्रेजेंट्स द सेम नंबर एज 0.1। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि तुम कहोगे ये तो है एक्चुअली 9/100 plus 9/1000 plus so on and so forth. So it is actually 9/1/100 plus 1/1000 plus so on and so forth, which is the same thing as it has to converge. Tabhi to it has a meaning, this infinite expansion. So that would mean actually 1/100 divided by 1 minus 1/10. So that would be 9/100 into 10/9. That's actually 1/10. और 0.1 भी 1/10 ही है। सिमिलरली यहाँ पर भी वो रूल अप्लाई करेगा। इफ यू राइट 0.22222, इट्स एक्चुअली 0.1। आई होप आई एम राइट, नो गलत। अगर तुम लिखोगे 0. ठीक है 0.0222, इट वुड बी इक्वल टू 0.1 बाय द सेम लॉजिक, क्योंकि इस एक्सपेंशन के लिखने का मतलब दिस नंबर इज एक्चुअली 2/3 square plus 2/3 cube plus so on and so forth, and this number is just 1/3. So it is equal to this thing. You can check. So दो हो सकते, एक से ज्यादा हो सकते हैं ये expansions because of the construction of the real numbers. So what I'm trying to say, ternary expansion binary, इसी तरह से अगर binary होगा तो हम इसको दो में बांटेंगे, 0 1/2 1/2 to 1, इसको हम लेबल देंगे 0, इसको 1, तो इस लेबलिंग से हम एक्सपैंड कर सकते हैं, इसका एक एक्सपेंशन लिख सकते हैं which is meaningful. Anyways, तो मैं कह रहा था हमने so far प्रूव किया that C is homeomorphic, वही क्या, to delta, where delta is 0 1, countable product of 0 1, which is a compact metric space. Okay, अब मैंने थ्योरम कहा था ये every compact metric space या metrizable space मैं स्लैश कर देता हूँ, metrizable space is a continuous image of the Cantor set. That is Cantor set, और Cantor set से मेरा मतलब है delta, not C, but C is homeomorphic to, हमें कोई फर्क नहीं, as topological space they are C essentially. Okay, now proof. For the proof of this theorem we need some lemmas. For the proof of this theorem we need the following lemmas. Actually पता नहीं 4 lemmas हम करेंगे. Proof is straightforward after that. Lemma 1. Now this is interesting. So here the Cantor set delta is homeomorphic to its countable product. Homeomorphic to delta, इसको ऐसे लिखते हैं बोल्ड डेल्टा, लेकिन बट डेल्टा ही लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा,
ये तुम्हें याद रखना, ये खुद एक काउंटेबल प्रोडक्ट है। अब इसका काउंटेबल प्रोडक्ट के साथ ये होम्योमॉर्फिक है अपने काउंटेबल प्रोडक्ट के साथ। इट इज द सेम टोपोलॉजिकल स्पेस। अब प्रूफ के लिए हमें करना होगा व्हाट, लेट नेचुरल नंबर्स को हम लिखेंगे as the union of k runs from 1 to infinity n sub k, where nk is a countably infinite subset of n, infinite subset of n, and that are mutually disjoint. Yani n sub m intersection n sub n is equal to phi for n not equal to n. Actually, we can always break natural numbers like this. That's rather straightforward. जैसे अगर मैं natural numbers लेता हूँ, natural numbers क्या है? 1, 2, 3, 4, so on and so forth. मैं इसमें से पहला वाला सेट अलग करूंगा. Let me choose. चलो 1, 3, 5, 7, ठीक है ना? ये पहला, it's a countably infinite set, right? और बचा क्या? बचा n2. n2 को मैं नाम देता हूँ 2, 4, 6, 8. मतलब they are mutually disjoint, as you can see. अब इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, इसमें से एक और मैं चुराता हूँ, वो क्या? n3 में लेता हूँ अब, ठीक है ना? मतलब n3 में लेता हूँ इसमें से, so I will get 3. चलो मैं लेता हूँ 3, 6. Should I write like this? ठीक था वैसे. ओके, n1 ये है, n2 ये है. फिर मैं ले सकता हूँ, ये आपस में डिसजॉइंट है. अगर मैं लेता हूँ 3, 6, 8, so on and so forth, और फिर n1 से मैं निकालता हूँ बाहर, ये अगर ये बाहर निकालें इसमें से 3, 6, 8 निकाल सकते हैं ना. n1 से बाहर मैं निकालता हूँ n2 यूनियन, नहीं, मैं एक और इन्फिनिट सबसेट निकालना चाहता हूँ. अब ये तो डिसजॉइंट है, लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं है, तो यानी कि मैंने गलत की. यानी n1 से मैं निकालूंगा n1 यूनियन n2, राइट? फिर मुझे मिलेगा n3 और वो काउंटेबल होगा, एज यू कैन चेक, राइट? नहीं, ये तो 5 होगा. ये सही तरीका नहीं होगा करने का, बट यू कैन डू ऑलवेज. मतलब चलो मैं पहले सिंपल तरीके से बताता हूँ. मान लो तुम्हें 10 अनकाउंटेबल सेट चाहिए जो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, सबसेट्स जो सारे के सारे काउंटेबली एडिटिव हो. तो मैं लूंगा 1, 11, 21. इस तरह से एक सेट है. दूसरा 2, 12, 22, so on and so forth. इसी तरह से 3, 13, 23, so on and so forth. इसी तरह से करते करते मैं पहुंच जाऊंगा 10, 20, 30, so on and so forth. और ये जो है ये 10 काउंटेबल सेट है जो आपस में डिसजॉइंट है. और एक्चुअली मैं 11 भी बना सकता था, एज यू कैन सी, है ना? तो मुझे फिर 12, इनका डिफरेंस 12 रखना था. मैं 13 भी, मैं 100 भी, मतलब आई कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस ऑन एंड ऑन. तो I can actually found, मतलब which means since this process can go on and on, I just have to increase the value of कि मैं कहाँ से शुरू करता हूँ दूसरा नंबर. जैसे अगर मैं करूँगा 1 million 1, right? Then I take 2 million 1, so on and so forth. दूसरा मैं लूँगा फिर 2, 1 million 2, 2 million 2. इस तरह से अगर मैं जाता जाऊं, I will get a million countably infinite sets which are all natural numbers, और जिनका यूनियन आएगा पूरा का पूरा set of natural numbers, और वो आपस में disjoint होंगे. तो since this process can go on and on, I can find countably many, and there is no limit on what I can choose n.
I can let that n approach infinity because nothing prohibits from approaching infinity. So therefore I can get countably many subsets of natural numbers that are mutually disjoint, and their union is the whole set of natural numbers. So let us denote these nks. इसको सिंबल हम लगाने के लिए कि nk, let nk be equal to n1k n2k, मतलब इसके काउंटेबली मेनी सेट्स हैं, उनके नंबरिंग हमने इस तरह से की. And you have to remember they are all natural numbers. It's a subset of natural numbers, right? With, of course, हम ये लगाएंगे कि इनको हम increasing order में रखेंगे. So on and so forth. बस यही है मेन इसका ना आइडिया कि हम कैसे दिखा सकते हैं इट्स होमोमॉर्फिक टू दिस. वो किस तरह से, क्योंकि अगर अब A जो है, A अगर बिलोंग करता है, A is A1, A2, so on and so forth, this belongs to delta n, तो इसमें सारे के सारे नेचुरल इंडिसेस हैं. लेट अब मैं A k लेता हूँ, वो वाला पार्ट इसका जिसमें वो nk के इंडिसेस वाले एलिमेंट्स हैं. मेरे कहने का मतलब है ये तो नेचुरल नंबर्स है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा A1k, A2k, so on and so forth. तो मैंने उसका नाम A k दिया, एक ऐसा n टपल जिसमें इसका एक हिस्सा है, यानी इसमें है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स. A1, 2 यहाँ नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन 1 to 1k means these are indices belonging to the n sub k, which is contained in the set of natural numbers. Once I am done, now let B sub n I k be equal to A I k. तो मैंने इसका नाम अब B, इसके जो अंदर इंडिसेस है उनका नाम बदल दिया B and I k. नो इशू, नाम बदल दिया. Just to make a distinction between AIs and BIs, although there isn't much. मैं जब इसको define करूँगा, and define, अब ये map जन हमने define कर दिया तो wait था. Define psi from del n, del countable product of delta to delta, by psi of A1, A2, so on and so forth, is equal to B1, B2, so on and so forth. Now remember that what are after all these AIs? देखो ये जो okay, हमने इसका एक सबसेट लिया जिससे हमने एक और n टपल बनाया, but essentially they are zeros and ones, isn't it? So these AIs or AIKs, ये जो AIs या AIKs जो उनका सबसेट है, they are just zeros and ones. So any, मतलब this also belongs to delta, because this is a countable product of zeros and ones ultimately. So वो ones अगर तुमने देख लिया, then this map is well defined because they are zeros and ones ultimately, right? Because B1 जो है, B1, B2, B3 जिस तरह से हमने लिखा, यानी basically हम कह रहे हैं कि psi of, मतलब ये खुद एक n tuple है A1, A2, because A1 belongs to delta, A2 belongs to delta, so it is basically like Bn1, Bn2, so on and so forth, right? इसी तरह से फिर खत्म होगा, फिर होगा B. Let me write it properly. थोड़ा रफ पे मैं आइडिया देता हूँ यहाँ पे कि जब मैं इसको ऐसे डिफाइन, oh shit, okay, what I am trying to see is I write psi of, तो ये जो है, think of this as Bn1, Bn2, 1, so on and so forth, पहला countable product. फिर मैं शुरू करूंगा Bn2 up to Bn1, क्योंकि ये ऑर्डर को प्रिजर्व करते हैं. Bn2, फिर है Bn1, 3, Bn2, 3, इस तरह से इंडेक्स करके. These are just zeros and ones का countable product है. मैंने इसको मैप किया to B1, B2. इसमें सारे के सारे BIs हैं, है ना? यहाँ पर भी BIs हैं, मतलब it's just some permutation. AIs are just some permutations of BIs. So once I have done that, this is a well-defined map तो है ही.
I claim that psi should be a homeomorphism. पहले तो ये कि psi is a bijection, that's rather obvious, क्योंकि ये कवर करता है सारे नेचुरल नंबर्स को, ये भी सारे इंडिसेस को कवर करता है, and it's just zeros and ones. तो psi is a bijection, and psi is also continuous because we are just permuting these zeros and ones. So again, it's a continuous bijection, and since delta is compact and del n raised to n is Hausdorff, implies that it must be a homeomorphism. थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव है, लेकिन मैं जितना इसको कर सकता था, this is just indeed a permutation. मेरे कहने का मतलब है, these are a collection of zeros and ones, these are a collections of zeros and ones, and this is just a permutation. Yeah, this is just a permutation of these zeros and ones. So अब जब तुम इसमें कोई open set लोगे, delta में open set होगा, what it would be like? It would be 0 cross 1 cross delta delta delta, मतलब so on and so forth, या फिर finitely many zeros and ones, या फिर ये भी हो सकता है, बस यही हो सकता है 0 into 1. तो इसका जब inverse image तुम लोगे, it would be, क्योंकि यहाँ पर क्या है, it would be just permutation, यानी यहाँ ये जो, जब मैं इसको वापस लूंगा, यहाँ इसकी जगह 1 हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है, मतलब ये यहाँ 1 हो सकता है, ये मतलब ये मैं ऐसे ही रफली बता रहा हूँ, और ऑफ कोर्स डेल्टा का तो इनवर्स इमेज तो डेल्टा एन ही होगा, नहीं मतलब हाँ, so it would be again a sort of this set which is open inside delta n, क्योंकि इसके ओपन सेट्स भी इसी टाइप के होंगे. ओके, बट आई वांट, हाँ ठीक है, इट्स कंटिन्यूअस, क्योंकि मैं एक्चुअली फिर मुझे टोपोलॉजी में थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा ना, वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी थोड़ा सा टेढ़ा मसला है, लेकिन काउंटेबल प्रोडक्ट में उतना मसला नहीं है. ओके, so once I define that it's homeomorphic to its, क्या बोलते हैं, so that finishes our lemma 1. Lemma 2, if X is a separable metric space, then X can be embedded, अब इसमें थोड़ा हमें टोपोलॉजी फिर से यूज करनी होगी, can be embedded in the Hilbert cube. Let me write the Hilbert cube. Hilbert cube is this topological space. इसको हम ऐसे H को ऐसा ऐसा करते हैं. It is the countable product of the interval 0, 1. It's 0, 1 cross 0, 1 cross 0, 1, right? Yani it is actually equal to a sequence of this type, x1, x2, so on and so forth, where xi's lies between 0 and 1. So we want to show that embedded means we can define a homeomorphism into, not an onto homeomorphism, we can define a homeomorphism of X into H. And of course मैं यहाँ बता दूँ, H जो है, ये Hilbert cube जो है, is a metric space, और इस पे जो metric है, that would be rho xy, obviously enough, is equal to summation modulus of xn minus yn divided by 2 raised to power n. And of course, this number is less than equal to 1, so this is less than equal to 1 by 2n, which converges. So convergence का कोई issue नहीं है, और metric तुम define कर सकते हो. Okay, मैं एक home assignment देता हूँ तुम्हें. Actually मैं करूँगा तो investigate
the topology and metric of delta and h. ये अच्छा होगा। हिल्बर्ट क्यूब और मैट्रिक का इसकी जो टोपोलॉजी है, थोड़ा बहुत हमने बता दिया मैट्रिक है, अब तुम इसका थोड़ा सा बना लो कि ये एक्चुअली में मैट्रिक डिफाइन करता है ऑन एच, एंड इसकी टोपोलॉजी जो है एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी आती है, वो इसके साथ मैच होगी जो मैट्रिक के साथ जो टोपोलॉजी जनरेट होती है। सो ओके, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि हमें काफी इसमें भटक जाएगी इस प्रूफ में, क्योंकि इसमें 4 लेमाज हैं, फिर प्रूफ ऑफ द थ्योरम है, तो इट्स अ बिग वन। Okay, now first we use that every separable metric space is second countable, means it has a countable basis, topological basis. Every separable metric space जो है, हम इसमें टोपोलॉजी की काफी सारी चीजें यूज करेंगे, is second countable. Second countable का कुछ मतलब नहीं कि it has a countable, it has a basis that consists of countably many elements. Let's call B a countable base of x. हाँ, वैसे लिखना चाहिए नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ x, क्योंकि 5b बेस में हो सकता है, बट दैट्स ट्रिवियल। 5 को हम नहीं रखेंगे। अब हमें थोड़ा सा ये करना होगा, एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। अब ये एक और, सिंस एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब डेफिनेशन तो ये है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट्स अ नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस? व्हाट्स अ रेगुलर टोपोलॉजिकल स्पेस? तुमने पढ़ा है टोपोलॉजी कुछ? हेलो, ये खत्म हो रहा है क्योंकि मुझे पता है ये आज पूरा नहीं करूंगा मैं। हाँ, तो एनीबडी अवेक? सच में सब सोए हैं? सब सोए हो? अरे रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कोई जाग रहा है कि नहीं? यस सर। कौन है जो जाग रहा है? रोल नंबर 30 कौन था? आवाज कहाँ से आई भाई? रोल नंबर 24 तुम जाग रहे हो? यस सर। 34 6 13 जो जवाब नहीं देगा वो सो रहा है। रोल नंबर 29 यस सर। रोल नंबर 9 रोल नंबर 35 यस सर। जाग रहे हो? यस सर। तो मैं पूछ रहा था व्हाट्स अ नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस? व्हाट्स अ रेगुलर टोपोलॉजिकल स्पेस? तुमने पढ़े ना वो सेपरेशन एक्सियम्स, T1 T2 T3। T1 होता है हार्ट्ज़, T2 होता है रेगुलर, T3 होता है नॉर्मल, then there is also T3.5, I think 2.5. तो they give us the separation. आवाज नहीं आ रही? यस सर। यस आ सर। रही है। अच्छा, रोल नंबर 19 तुम सोए हो? सोया है डेफिनेटली। और ओके, वैसे आज मैं तुम्हें एब्सेंट लगाऊंगा सबको। तुम सो रहे हो, जो जो जाग रहा है सिर्फ उसको प्रेजेंट। कितने हैं प्रेजेंट? 1 2 3 4 जो सोए नहीं है। तो एक नॉर्मल स्पेस होती है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सेपरेशन एक्सियम्स जो तुमने किए होंगे। तो नॉर्मल स्पेस होती है, नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस वो होता है कि इफ यू हैव टू क्लोज डिसजॉइंट सेट्स अगर तुम्हें मिलेंगे A and B, then you can find open disjoint sets. We can find open
disjoint sets U and V such that A is contained in U and B is contained in. We can separate them by means of open sets. इसी तरह से अगर हम पॉइंट्स को कर सकते हैं यही प्रॉपर्टी, तो उसको हम बोलते हैं Hausdorff space. We can separate them by open sets, distinct points. So similarly, if we can separate a point and a closed set that's disjoint from, अगर हम उसको भी open मतलब, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं regular. Then there is normal. अब normal property, normal जो है space, उसकी ये प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हारे पास कोई closed set है which is contained in an open set, suppose A is closed and it is contained in U, then you can find, चलो V लिखते हैं, usually V से तुम लिखोगे box में. Okay, if A is closed, it's in a normal space. You can always do that. If it is open, then I can find another open set such that A is contained, U is contained, of course, in U closure, and U closure is contained in. So for any, this is always true. अगर किसी open set किसी closed set को contain करता है, then you can find another open set which is contained, whose closure is contained in this open set, जो ना originally में था. तो इस property को use करके हम define करेंगे, let C, the script C, be the set of all pairs of UV such that U closure is contained in and UV are open sets belonging to my base P. वो मेरी countable base है, right? The normality of X, जो मैंने अभी कहा ये property होती है इसकी, implies that C is non-empty. जैसे भी मैंने लिखा, कैसे लिखा मैं ऐसे, चलो ऐसे लिखते हैं. C is non-empty. And since it is countable, so let me enumerate it. Let me write it down like, फिर मैं यहाँ C is equal to, इसको enumerate करते हैं. Let's call this U1 V1, पहला वाला element इसका, दूसरा वाला element इसका U2 V2, so on and so forth. And of course इसमें ये property होगी, UN closure would be contained in VN. तो नॉर्मेलिटी में चूंकि हमेशा हर एक क्लोज सेट के साथ ऐसा होता है, so this is non-empty because if X belongs to V, it's an open set. Then you can find some other basic open set which says that X is a closed set, right, which is contained in V. Then you can find X contained in U, which is contained in U closure is contained. तो इस तरह से हमें ऐसे सेट्स मिलेंगे such that U closure is contained in V. So this exists, मतलब ये non-empty है, इसमें ऐसे pairs होंगे. तो let's see be an explicit, ये खत्म होने वाला है, वो अब हम इसको कल करेंगे. I think तुम थोड़ा ये पढ़ के आना, ये टोपोलॉजी का हिस्सा जो हमने यहाँ डिस्कस किया, normal spaces and countable bases वगैरह वगैरह. तो I want you to do that. ये अभी खत्म होने वाला है. अभी आए हैं कोई हजरत रोल नंबर 12, उमर रोल नंबर 12 आज एब्सेंट होना चाहिए, जो भी है ये. अगर तुमने इसको प्रेजेंट दिखाया तो अभी 19 आए हैं, तो आज मैं वो ऑफिशियली तुम्हारा दे रहा हूँ 19 तुम आया. So let me end it here.